नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की यानी कि राजतंत्र को स्थापित करने को लेकर के आवाज उठाई जा रही है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और नेपाल में वर्तमान समय में अशांति का माहौल है। तो ऐसे में आज वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसी खबर के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन बनते हैं उन डायमेंशन पे चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के टॉपिक्स की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खबर को लेकर के कि खबर आपकी क्या है। इसके अलावा नेपाल का जो पूरा संवैधानिक इतिहास रहा है, क्योंकि नेपाल में कोई पहली बार संविधान को लागू नहीं किया गया था। नेपाल में बहुत बार संविधान लागू हुआ है, बहुत बार लोकतंत्र आया है, बहुत बार मोनार्की आई है, मोनार्की गई है, लोकतंत्र आया है। तो एक पूरी जर्नी आपको जो है नेपाल में देखने को मिलेगी। तो उस जर्नी पर बात करेंगे। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा भारत और नेपाल के संबंध किस तरह के रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। भारत और नेपाल के बीच में किन क्षेत्रों को लेकर के विवाद आपको देखने को मिलेगा, उन विवादों को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा आपका टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी इन दो खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारी खबर क्या है। तो खबर हमें यदि आप देखें तो 19 साल पहले गद्दी से हटाए गए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाराजगी जाहिर की है, जिसको लेकर के नागरिक जो हैं काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेपाल के जो तमाम आम लोग हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस पूरे आंदोलन के दौरान नेपाल के जो राजा हैं वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गए हैं। यानी कि नेपाल में मोनार्की को वापस लाने को लेकर के पूरा आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नागरिक जो हैं वो संविधान और नेताओं से असंतुष्ट हैं, जिससे राजशाही की बहाली की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। यानी कि एक बार फिर से मोनार्की को स्थापित करने को लेकर के आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 28 मार्च को काठमांडू में एक विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिला। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आपको सेना भी तैनात करनी पड़ी। यानी कि नेपाल में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है, प्रदर्शन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सेना को भी तैनात करने की जरूरत महसूस हुई है। इसके अलावा राजशाही समर्थकों की भीड़ जो है वामपंथी मोर्चे की रैली से बड़ी थी, जिससे पुलिस से जो है झड़प हो गई। तो ओवरऑल एक हिंसा का माहौल आपको वर्तमान समय में नेपाल में देखने को मिल रहा है। तो ये हमने खबर की बात की कि खबर क्या सामने निकल करके आई है। नेपाल की संवैधानिक यात्रा की अगर आप बात करें तो नेपाल में इससे पहले 6 बार जो है नया संविधान लागू हो चुका है। कौन कौन से वर्षों में? सबसे पहले 1948 में नेपाल में एक संविधान लागू हुआ था। यानी कि भारत और नेपाल लगभग एक ही समय पर संविधान लेकर के आए थे। दोनों देश जो है लगभग एक ही समय पर आजाद हुए थे। तो 1948 में आपको नेपाल में एक संविधान देखने को मिला। फिर 1951 में नया संविधान आया, 1959 में संविधान आया, 1962 में संविधान आया, फिर 1990 और 2007 में एक संविधान आया। तो 6 संविधान तो आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे रीसेंट संविधान है वो आपको 2015 में देखने को मिला था। 2015 में नेपाल में सबसे रीसेंट संविधान लागू हुआ था और वो अभी तक जारी है। लेकिन इस पूरे जो नया संविधान था नेपाल का, उसको लेकर के अब आम जनता में आपको आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार डिमांड ये की जा रही है कि संविधान को समाप्त किया जाए और लोकतंत्र, नेपाल में जो लोकतंत्र का एक्सपेरिमेंट है उस पूरे एक्सपेरिमेंट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसको समाप्त करने की भी जो है बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा 2008 में नेपाल से राजशाही समाप्त होने के बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि नेपाल में साल 2008 में जो राजशाही है यानी कि जो मोनार्की है, जो राजा हैं, उनकी गद्दी को समाप्त किया गया था। और कई विवाद जो है आपको देखने को मिले। जब संविधान तैयार हुआ तो अलग अलग पक्षों की तरफ से उस संविधान का काफी विरोध किया गया। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। 2010 में इस संविधान को लागू किया जाना था, यानी कि 2 साल बाद संविधान लागू होने वाला था, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई। बहुत सारे पक्ष जो थे वो इस संविधान से खुश नहीं थे, इसके प्रावधान से खुश नहीं थे और इसी को लेकर के संविधान काफी देर हो गया। 2013 में नई संविधान सभा का चुनाव हुआ और नेताओं ने 2015 में संविधान लागू करने का संकल्प किया। यानी कि ओवरऑल आपका 2008 में मोनार्की समाप्त हुई, 2008 से संविधान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ जो कि 2010 में खत्म होना था। लेकिन अलग अलग पक्षों के बीच में मतभेद हो गए और इन्हीं मतभेदों का परिणाम रहा कि 2010 में संविधान बनकर के तैयार नहीं हो सका। फिर 2013 में एक नई संविधान सभा चुनी गई जिसने अपना नया संविधान बनाया और 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था। और इससे पहले वाला 2007 में लागू किया गया था। 2007 का संविधान जो है उस समय तक चल रहा था।
तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। अब आपका ये जो नेपाल का नया संविधान है, इस नए संविधान को लेकर के क्या क्या मतभेद थे, क्या क्या डिस्प्यूट थे, उन पर एक बार बात कर लेते हैं। तो डिस्प्यूट अगर आप देखें, सबसे पहले नेपाल की जो शासन प्रणाली है, लोकतंत्र जो है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि नेपाल में आपका नेपाल को मोनार्किक डेमोक्रेटिक मोनार्की बनाया जाए, यानी कि जहां पर राजा भी रहें और जहां पर लोकतंत्र भी बना रहे। लेकिन नेपाल को क्या बनाया गया, रिपब्लिक डेमोक्रेसी बनाया गया, यानी कि जहां पर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का चयन होता है, जैसे भारत का सिस्टम है। तो एक तो ये जो आपकी शासन प्रणाली है, इससे बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। न्यायिक व्यवस्था से खुश नहीं थे। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेकर के मतभेद था कि आपका जो संघीय ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, उसको लेकर के बहुत सारा डिस्प्यूट था। इसके अलावा जो मधेश क्षेत्र है, मधेश क्षेत्र जो कि नेपाल की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करता है, आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है वो आपका मधेश क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन मधेश क्षेत्र के साथ आर्थिक भेदभाव किया गया, मधेश क्षेत्र को जो है उतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए, इसको लेकर भी काफी ज्यादा मतभेद था। फिर 1964 के नागरिकता अधिनियम और 1990 के संविधान ने वंशानुगत नागरिकता की सख्त शर्तें लागू कर दी, यानी कि अगर आपको जो आपकी जो डिसेंडेंट हैं उनके आधार पर नागरिकता प्राप्त करनी थी, तो नियम काफी सख्त बना दिए गए। तो बिना नागरिकता के लोग जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते थे, पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये लाभ नहीं मिल रहे थे वो लोग भी सरकार के खिलाफ हो गए, या जो आपकी जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उस डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ हो गए। इसके अलावा भारत ने नेपाल सरकार को मधेसियों की मांग को मानने की सलाह दी थी, लेकिन नेपाल की सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। अभी हम देखेंगे कि ये जो पूरा एंगल है इसमें भारत का क्या पक्ष है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि नेपाल के संविधान में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब भारत और नेपाल के संबंध किस तरह के रहे हैं, एक बार हिस्टोरिकली उनकी अगर आप बात कर लें, तो नेपाल और भारत जो है एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीतियों में विशेष महत्व रहते हैं। यानी कि दोनों की जो नीतियां हैं वो आपस में काफी ज्यादा इंटीग्रेट आपको होते हुए नजर आएंगी। दोनों देश आपस में काफी करीब मौजूद हैं, तो इसीलिए दोनों देश काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी के समान संबंध साझा करते हैं, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में है। तो ऐसे कल्चरल टाइज भी जो है हमारे बीच में स्थापित हो जाते हैं। दोनों देशों ने न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। रोटी बेटी का संबंध ऐसा कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेपाल से भारत में काम करने आते हैं। भारत की बहुत सारी बेटियां हैं जिनकी शादी नेपाल में होती है, नेपाल के बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां भारत में होती हैं, भारत से बहुत सारे लोग नेपाल में काम करने जाते हैं। तो रोटी बेटी का संबंध जो है वो भारत और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1950 में औपचारिक तौर पर अगर आप बात करें, तो वैसे तो हिस्टोरिकली संबंध रहे हैं, लेकिन 1950 में भारत और नेपाल ने एक मित्रता और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक जो है आपका विशेष अग्रीमेंट आपको नेपाल और भारत के बीच में देखने को मिला था, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों का और पिछले कई सालों से आधार बना हुआ है। तो ये ओवरऑल हमने भारत और नेपाल के संबंधों की बात की। अब एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है आपका काला पानी, दूसरा है लिपु लेक और तीसरा है लिम्पियाधुरा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेपाल के मैप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा काला पानी। नेपाल और भारत का मैप है, ये उत्तराखंड वाला इलाका है हमारा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा काला पानी, इधर आपको मिल जाएगा लिपु लेक और यहाँ पर मौजूद है लिम्पियाधुरा। तो इन 3 क्षेत्रों को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में आपको विवाद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना यह है कि जो विरोध प्रदर्शन या जो आप कह सकते हैं मोनार्की स्थापित करने वाली बात जो है, क्या वो भारत के पक्ष में है या भारत के विपक्ष में है। इसको अगर हमको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि नेपाल में जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया था, नेपाल में जो मोनार्की समाप्त की गई थी, जो डेमोक्रेसी स्थापित की गई थी, वो डेमोक्रेसी आपका जो है लेफ्टिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित की गई थी। अब क्योंकि लेफ्टिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित की गई थी, तो आप देखेंगे नेपाल की जो डेमोक्रेटिक सरकारें रहती हैं वो अधिकांशतः आपको चाइना के ज्यादा करीब देखने को मिल जाती हैं। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो नेपाल में जो आपकी मोनार्की है, नेपाल में मोनार्की आपको भारत सरकार के ज्यादा करीब देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भारत और नेपाल के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं, क्योंकि नेपाल में आपको मोनार्की देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही नेपाल में आपको मोनार्की के स्थान पर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, वहां पर लेफ्टिस्ट सरकार स्थापित होती है और ये चाइना के ज्यादा करीब चले जाते हैं।
और इसी वजह से आप देखेंगे 2015 के बाद से भारत और नेपाल के संबंध इतने बेहतर नहीं रहे हैं जितने बेहतर आपको इससे पहले देखने को मिलते थे। तो ये एक इक्वेशन हमें समझनी पड़ेगी जब हम नेपाल के संदर्भ में बात करते हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। तो भारत यहाँ पर किस तरह से इंटरवीन कर सकता है? भारत को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, नेपाल का आंतरिक मामला है, भारत को यहाँ पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत जरूर कह सकता है, क्योंकि हमारे जो मूल्य हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, तो डेमोक्रेसी तो स्थापित होनी चाहिए, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। तो भारत को हमेशा ये पक्ष बनाए रखना चाहिए कि नेपाल में जो शांति है वो केवल और केवल डेमोक्रेसी के माध्यम से आ सकती है। अब डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे एलिमेंट आपके हो सकते हैं, वो आपकी अलग चीजें हैं। चलिए अब अंत में प्रश्न पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समाचारों में कभी कभी उल्लिखित समुदाय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन अगर आप देखें हमारे सामने दिया गया है कुर्द बांग्लादेश और मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही सुमेलित है। अगर आपने जो है खबरों को फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है आपका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कुर्द जो है वो बांग्लादेश से संबंधित नहीं है, बल्कि कुर्द जो है वो कुर्दिस्तान से संबंधित है। और कुर्दिस्तान आपको मिलेगा कहाँ पर? कुर्दिस्तान आपको मिलेगा आपका मध्य एशिया में। मध्य एशिया जैसे आप देखें, या फिर आप वेस्ट एशिया भी उसको कह सकते हैं। तो जैसे आपका तुर्की वाला इलाका हो गया, सीरिया, ईरान, ये अर्मेनिया, ये जो रीजन है यहाँ पर आपको कुर्द देखने को मिलते हैं, बांग्लादेश में कुर्द देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहला आपका गलत हो गया, पहला यानी कि ये गलत है। दूसरा तीसरा सही है। मधेसी की हमने अभी ही बात की, नेपाल जो है मधेसी से जुड़ा हुआ है, और रोहिंग्या जो है वो आपके म्यांमार से जुड़े हुए हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो सवाल का जवाब भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए ये टॉपिक हमारा इसी नोट के साथ होता है समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।